Hello students, this is our first lecture on GK and GS in NLCC classes. I am Musharraf, your GK GS teacher. We will start from awards and honor. This is a very crucial and important topic in every exams of various universities, especially for AMU and JMI. Student of BA, LLB, BA and other exams many times seen these types of topic randomly, and you will feel that these types of topics are not included in like Manohar Pandey and other books. You may go through the Lucent and Manohar Pandey. There is only a one page in which these topics are specifically mentioned, but not all awards and honors are given. So I have tried to give you a detailed and precise notes of awards and honor. So we will start from awards, then other topics. Okay sir. चलो शुरू करते हैं फिर अवार्ड से। पहले जो है हम अवार्ड के बारे में पढ़ेंगे। कुछ नेशनल अवार्ड हैं, कुछ इंटरनेशनल अवार्ड हैं। नेशनल अवार्ड्स के बारे में ये है, जैसे दो चीज होती हैं अवार्ड्स में। एक तो हमेशा क्वेश्चन क्या आता है अवार्ड्स में कि अवार्ड कब मिला, तो मतलब स्पेसिफिक डेट आ रही है, स्टैटिक। दूसरी चीज जो आने लगी है अब AMU और JMI में, वो ये चीज आ रही है, आप लोग फील करेंगे, यू मे फील इट, कि अवार्ड किस फील्ड में किस पर्पज से दिया जा रहा है। भाई बहुत से अवार्ड्स लिटरेचर में दिए जा रहे हैं, बहुत से अवार्ड आपके आउटस्टैंडिंग वर्क में, म्यूजिक में दिए जा रहे हैं, बहुत से आउटस्टैंडिंग वर्क इन सोशल लाइफ में, सोशल साइंस में दिए जा रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज दिए जा रहे हैं। और तीसरी चीज आती है, कभी कभी अवार्ड्स किसी फेमस पर्सनैलिटी के नेम पर होते हैं एसोसिएटेड, बट उनका पर्पज डायरेक्टली वो नहीं होता। मतलब जैसे सपोज कोई ग्रेमी अवार्ड है, आप इसको देखो तो इसका जो मेन पर्पस हो सकता है, इससे एफिलिएटेड, इससे रिलेटेड जो पर्सन हैं, उनके वर्क्स हैं, वो क्या वर्क आपको शो कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं, उससे रिलेटेड ये वर्क होते हैं। तो फर्स्ट हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ग्रैमी अवार्ड। देखो, इट इज गिवन इन आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द म्यूजिक। तो फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू नोटिस इट इज गिवन फॉर म्यूजिक। जब भी कोई म्यूजिक के लिए अच्छा मतलब लेवल का अवार्ड अगर बात कर रहे हैं आप, तो ग्रैमी अवार्ड याद रहेगा। तो याद रखना, ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक के लिए दिया जा रहा। कब दिया गया था? स्टार्टिंग 1959 में USA से स्टार्टिंग। तो मैंने 3 बात बताई थी आपको, अवार्ड का नेम, किस पर्पज से दिया जा रहा है, किस ईयर में दिया जा रहा है, और ईयर के साथ आपको याद रखना है कंट्री कौन सी एसोसिएटेड इससे। ठीक है, सेकंड पर आते हैं पुलिट्जर प्राइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुलिट्जर प्राइज इसलिए इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पर, जब आप मतलब कहते हैं मॉडर्न वर्ल्ड में हैं, तो जर्नलिज्म, लिटरेचर, म्यूजिक, इनसे बहुत ज्यादा आप लोगों को डेली का वो बोलते हैं कि मतलब बात लोगों से एक टाइप का कन्वर्सेशन रहता है कि भाई जर्नलिज्म में क्या हो रहा है, लिटरेचर में क्या हो रहा है। तो बहुत फेमस लोग होते हैं जो अच्छी लिटरेचर लिखते हैं, बहुत अच्छा म्यूजिक लिखते भी हैं, कुछ गाते भी हैं सॉन्ग्स अच्छे, कुछ की म्यूजिक की फॉर्म होती है वो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू बजाते भी हैं। तो उसमें जो सेकंड अवार्ड है पुलिट्जर प्राइज। पुलिट्जर प्राइज अवार्डेड फॉर द जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड म्यूजिक। ये अब जैसे मैंने कहा था, कोई अवार्ड है उसका किसी के नाम पे हो सकता है। जोसेफ पुलिट्जर के नाम पर है, 1917 में स्टार्ट हुआ था, और यूएस, ये भी यूएस का है। अब सेकंड स्लाइड पर आते हैं हम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अवार्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में अभी रिसेंटली आप लोग बहुत ज्यादा न्यूज के बारे में, कुछ लोगों की कॉन्ट्राडिक्ट व्यूज होते हैं कि न्यूज मीडिया वाले ऐसा बोलते हैं, न्यूज मीडिया वाले वैसा बोलते हैं, कुछ लोग उनको अपोज करते हैं, कुछ उनको एक्सेप्ट करते हैं, दोनों चीजें होती हैं। बट ये अवार्ड बहुत बड़ा रोल प्ले इसलिए करता है कि इसमें अभी आप लोगों ने सुना होगा रिसेंटली, मतलब 2019 में एक जर्नलिस्ट थे इंडिया में, हैं मतलब एट प्रेजेंट भी हैं, रवीश कुमार, जो जर्नलिस्ट है इंडिया में, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं वो, बहुत बढ़िया। तो उनको ये अवार्ड मिला था। तो जब से ये मैंने जब इसके बारे में फर्स्ट टाइम जब जाना था, तो मैं ये भी पहले अवेयर नहीं था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो ये था, अगर फर्स्ट टाइम 2019 में जब ये मिला, तो आई वाज लाइक ये कौन सा अवार्ड है। जब मैंने अच्छे से पढ़ा तो रोमन मक्सेसे अवार्ड आया। तो ये मक्सेसे अवार्ड बोलते हैं, ये इन स्टार्ट हुआ था 1957 में। किसके नेम पर? रोमन मक्सेसे, जो कहां के फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस, फिलीपींस के प्रेसिडेंट। तो 3 बात हो गई, रोमन मक्सेसे 1957 में स्टार्ट हुआ था, वहां के प्रेसिडेंट फिलीपींस के रोमन मक्सेसे के। अच्छा, ये किस किस के लिए मिलता है? इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है किस किस चीजों में मिलता है। तो देखिए किस में मिलता है, पीस, पब्लिक सर्विस, जर्नलिज्म एंड ह्यूमन राइट्स। Human rights is one of the most important topic
if you are going through various awards, honors or various types of social reforms and other aspect of social life, तो ये ह्यूमन राइट्स में मिल रहा है, सोशल जर्नलिज्म में मिल रहा है, पब्लिक सर्विसेज में मिल रहा है, पीस में मिल रहा है. इट इज ऑल्सो नोन एज, मेनी टाइम्स द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड which of the following award is known as Nobel Prize of Asia. तो you have to answer it मक्सेसे अवार्ड. अब भाई मक्सेसे अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया तुमने, क्रूशियल है ये चीज. ओके ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है ये है. द थिंग इज डेट आपको इसमें से क्या क्या चीजें आती हैं बेसिकली वेरियस यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, अंडर ग्रेजुएट में, पोस्ट ग्रेजुएट में भी मैंने देखे हैं क्वेश्चंस. और हमारे लॉ में तो बहुत ज्यादा एंट्रेंस में बीए जेएमआई, बीए हो या बीए एलएलबी, एएमयू जेएमआई दोनों में ही ये पूछते हैं क्या कि इनमें से ये रोमन मक्सेसे इंडियंस में से किसे मिला. जब भी कोई चीज पढ़ा करें आप लोग, या हम भी ये अप्रोच रखते हैं पढ़ाते वक्त और आप भी ये रखा करें, कोई भी अवार्ड है, कोई भी चीज है, उसका एसोसिएशन इंडिया से देखें कि क्या कुछ इंडिया से रिलेटेड है, कुछ इंडिया में इसका इन्वॉल्वमेंट है, इंडिया के लोगों से कुछ इससे रिलेशन है. अगर कोई कॉन्टेक्ट इंडिया से मिल रहा है तो वो चीज याद जरूर है, क्योंकि वी आर द सिटीजन्स ऑफ India, so it is our first duty to know more and more about India, because whenever the question will come in various exam, the examiner will try to go firstly for India, for those questions which are directly related to the aspect or affairs of the India. So first Indian won Roman Magsaysay Vinoba Bhave, उनको किस चीज के लिए मिला था? ह्यूमन राइट्स के लिए मिला था 1958 में. सेकंड इज मदर टेरेसा 1962 पीस के लिए मिला था. जयप्रकाश नारायण पब्लिक सर्विसेज, इन्होंने पब्लिक सर्विसेज बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस थे, 1965 में मिला. लास्ट वन इज ये जर्नलिज्म में न्यूज रिपोर्टर रवीश कुमार, जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, रवीश कुमार को न्यूज के लिए 2019 में मिला था. इस चीज में अगर आप लोग देख रहे होंगे लाइव क्लास चल रही है, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई चीज ना समझ में आ रही हो तो आप चैट बॉक्स में हमें लाइव में बता सकते हैं क्या समझ में नहीं आ रहा है. थर्ड स्लाइड अगर आप आएंगे, मैन बुकर प्राइज और एमसी कॉनेल प्राइज, मतलब ऐसा होता है ना बहुत से अवार्ड्स के एक नाम होता है मैन बुकर प्राइज, उसका ऑल्सो नोन एज करके भी नाम होते हैं, और क्या बोलते हैं? एमसी कॉनेल प्राइज. अच्छा, इसके बारे में हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड ऑफ द वर्ल्ड का सबसे अच्छा बड़ा प्राइज बुकर, मैन बुकर प्राइज जो मिलता है लिटरेरी में, मैन बुकर प्राइज मिलता है. एस्टेब्लिश्ड इन 1968, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1968. ठीक है. अब जब भी दो टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, मैन बुकर प्राइज इज एसोसिएटेड विद, यू विल आंसर इट फॉर लिटरेचर. एंड सेकंड वन विल, इन विच ईयर इट वाज एस्टेब्लिश्ड? 1968. सेकंड वन इज राइट लाइवलीहुड अवार्ड. इट इज गिवन फॉर वर्किंग ऑन practical and exemplary solutions to the most urgent challenges facing to the world today. राइट लाइवलीहुड ऐसे समझ सकते हैं आप, कोई भी अर्जेंट प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें आप कोई ऐसा काम करें जो एग्जेम्पलरी हो और प्रैक्टिकल हो. ऐसा नहीं है कि आप लेकर एक थ्योरी दे रहे हैं, मतलब थ्योरी ऐसी कि प्रैक्टिकल हो. तो कहने लगूं मैं ऐसा हो जाएगा अगर इफ यू विल डू इट, कयास नहीं लगाना है हमें, वो काम करके दिखाना है. मतलब नॉर्मेटिव अप्रोच नहीं होनी चाहिए, इंपेरिकल अप्रोच होनी चाहिए. नॉर्मेटिव में क्या होता है? कयास लगाने. ये मिलता है इंपेरिकल, मतलब प्रैक्टिकल है, एग्जाम्पलरी कोई वर्क कर रहे हैं. 1980 में मिला था राइट लाइवलीहुड अवार्ड. अब आइए यहां पर कलिंगा अवार्ड. ये क्वेश्चन कलिंगा अवार्ड जब मैंने एएमयू एंट्रेंस दिया था, जब भी मैंने मतलब ये क्वेश्चन आया था तो हम लोग टिक कर आए थे, तो यही था. एएमयू मैंने लिखा भी है बकायदा है एएमयू जेएमआई, इसीलिए कि एएमयू में मैंने देखा जेएमआई में भी आने की उम्मीद है. क्या कलिंगा अवार्ड? सबसे पहली बात है कौन देता है? यूनेस्को, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेस्को देती है. सेकंड थिंग 1952 में बना, और पर्पस एक्सेप्शनल स्किल इन साइंटिफिक आइडियाज, मतलब इट इज एसोसिएटेड समहाउ विद साइंस, डायरेक्टली विद साइंस, साइंस से रिलेटेड है कि कोई भी साइंटिफिक आइडिया आप दे रहे हैं उससे रिलेटेड है कलिंगा अवार्ड. ठीक है. अब इसके बाद आते हैं गांधी पीस प्राइज, द मोस्ट प्रेस्टिजियस अमेरिकन पीस प्राइज, प्रमोशन ऑन इंटरनेशनल पीस एंड जस्टिस. दिस अवार्ड, गांधी पीस अवार्ड, इज गिवन टू द पीस एंड जस्टिस एट इंटरनेशनल लेवल. ओके.
आप ये समझ सकते हैं जब भी आप किसी अच्छी पीस और जस्टिस की बात करें, उसके प्रमोशन की बात करेंगे, उसको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जब भी रिकॉग्निशन आता है तो इस गांधी पीस प्राइज अवार्ड की बात होती है, लोगों को मिलते हैं। अब अच्छा, मैं ये नहीं बता रहा हूँ तुम लोगों को कि किस किस को मिला रिसेंट में, क्योंकि अभी जो हम लोग डायरेक्टली बात कर रहे हैं वो मतलब स्टैटिक जीके से कर रहे हैं। ये करंट अफेयर का पार्ट आ जाता है कि इस ईयर किसको कलिंगा मिला, जैसे मैंने लास्ट वाली स्लाइड में आप लोगों को लिखवा दिया था रोमन मक्सेसे के बारे में, ये आ जाता है ये करंट अफेयर के फॉर्म में कि इस अगर इस ईयर किसी को मिलेगा ये अवार्ड तो हम उसके बारे में जब बात करेंगे। अच्छा, अब आते हैं ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड इज गिवन फॉर मोशन पिक्चर अवार्ड इन फिल्म इंडस्ट्री बाय यूएसए। फिल्म इंडस्ट्री में आपने यूएसए में ये अवार्ड दिया जाता है ऑस्कर। ऑस्कर के बारे में बहुत सुना होगा। एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ फरवरी, फरवरी के महीने में दिया जाता है। अच्छा, ये तो आगे इंटरनेशनल लेवल पे। मैंने क्या बताया, कोई भी अवार्ड है मेन अवार्ड, ऐसा नहीं अब छोटे छोटे अवार्ड भी आप लेके, कोई मिल रहा है नाइजीरिया में उसे लेके इंडिया से, या फिर कहीं मिल रहा है किसी अफ्रीकन या फिर अमेरिकन कंट्रीज में उसे इंडिया से एसोसिएट करें, नहीं, कोई मेजर इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड बड़ा अवार्ड उसको इंडिया से जरूर मतलब लिंक करने की कोशिश करा करें कि उसमें इंडियंस को तो नहीं मिला किसी। तो उसमें से एक ये है ऑस्कर। ऑस्कर में क्या है, इंडियंस इन ऑस्कर में है भानु आदित्य, जो मिला है गांधी फॉर गांधी मूवी थी 1982 में। दूसरा है गुलजार, फर्स्ट इंडियन लिरिस्ट, जय हो 2009 में मिला। ए आर रहमान साहब को 2009 में मिला है। अच्छा, ये तो वो पर्सन है जिनको ऑस्कर मिला है। अब ये वो पिक्चर हैं इंडियन फिल्म्स जो नॉमिनेट हुई है फॉर ऑस्कर। नॉमिनेशन फॉर ऑस्कर पहली है मदर इंडिया 1957, बहुत अच्छी बुक मूवी है ये। सलाम बॉम्बे, और थर्ड वन इज लगान। लगान मूवी आमिर खान की आप लोगों ने देखी होगी, बहुत अच्छी है। इसमें लगान माफ कराने के लिए दे हैव फाइट विद देम थ्रू अ क्रिकेट मैच इन विच आमिर खान प्ले अ क्रूशियल रोल एंड दे वॉन द मैच एंड दे गेन रेमिटेंस फ्रॉम द लगान। लगान से उन्हें मतलब छुटकारा मिल जाता है, फायदा मिल जाता है कि लगान नहीं देंगे। उस मूवी में ये दिखाया, बहुत अच्छी मूवी है। इन तीन को नॉमिनेट करा गया था, किसमें, ऑस्कर में। ठीक है, यहां तक आया समझ में। अब नेक्स्ट देखते हैं नोबेल प्राइज। देखो ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा प्राइज है, बहुत इंपॉर्टेंट प्राइज है। इसके बारे में आए दिन आप कोई ना कोई खबर सुनते रहते होंगे कि नोबेल प्राइज के इसको मिला, साल में एक बार मिलता है, अलग अलग उसमें मिलता है, और उससे रिलेटेड जो पर्सन होते हैं जिनको वो मिलता है वो हमेशा कोई ना कोई बहुत बड़ा रिकॉग्नाइज्ड वर्क करते हैं अपने एक पर्टिकुलर फील्ड में, चाहे वो ह्यूमन राइट्स के फॉर्म में हो, साइंस में हो, लिटरेचर में हो, इकोनॉमी के फॉर्म में हो। वो अपना जो कोई जब भी कोई रिकॉग्नाइज वर्ल्ड लेवल पर कोई वर्क होता है उन लोगों को ये दिया जाता है। ये दिया जाता है एल्फ्रेड नोबेल के नेम पर, एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ये दिया जाता है, जो इट इज गिवन ऑन 10th of December एवरी ईयर। इन विच फील्ड, ये देखो ये फील्ड्स आ गए, किस फील्ड में दिया जाता है, ये फील्ड्स हैं, तो आप फील्ड्स भी याद रखना। ये फील्ड्स हैं, पहला फील्ड क्या है, पीस, लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन, फिजियोलॉजी। ये अब देखो ये तो ये फील्ड्स आ गए। कभी कभी क्या आता है, अब अच्छा इसके फील्ड्स याद रखना इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप कहोगे कि फील्ड्स क्यों। आपको बहुत सी बार सुना होगा कि इस बार 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिला, उनमें से एक फिजिक्स में मिला, एक केमिस्ट्री में, सपोज करो एक पीस में मिला। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, जब क्वेश्चन आता है डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता कि नोबेल किसको मिला। नोबेल प्राइज अगर मिल रहा है तो वो अलग अलग फील्ड में मिल रहा है, तो अलग अलग फील्ड में जब नोबेल प्राइज मिल रहा है आप लोगों को, डिफरेंट लोगों को, तो आपको ये समझना जरूरी है कि वो प्राइज किस फील्ड में मिल रहा है, एक चीज। दूसरा, किसको मिला, मतलब पर्सन, फील्ड। तीसरी चीज अब आप समझेंगे जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, नोबेल प्राइज से रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट क्या है, समझो। यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर और ओल्डेस्ट नोबेल प्राइज, तो यंगेस्ट है मलाला यूसुफजाई, और दूसरे हैं, सेकंड कौन है बताओ, जॉन गॉड, केमिस्ट्री में मिला। इन्हें 97 ईयर्स की एज में मिला और उन्हें 17 ईयर्स की एज में मिला मलाला यूसुफजाई को। आपने सुने होंगे पाकिस्तान की एक्टिविस्ट रही हैं। अब आते हैं भारत रत्न, हमारे इंडिया का बहुत ही प्रेस्टिजियस भारत सिविलियन, हाईएस्ट भारत सिविलियन अवार्ड है ये, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। 1954 में ये स्टार्ट हुआ, मतलब स्टेबलाइज हुआ। अनाउंस एवरी ईयर ऑन रिपब्लिक डे 26 जनवरी, 26 जनवरी रिपब्लिक डे को ये हर साल अनाउंस किया जाता है भारत रत्न।
ठीक है भाई, ये एक छोटी सी हम लोगों की एक इंट्रोडक्टरी क्लास है जिसमें हम आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से वेरियस अवार्ड्स एंड ऑनर्स अलग अलग टेस्ट में वेरियस यूनिवर्सिटीज में आते हैं। तो उससे रिलेटेड एक छोटा सा ये एक इंट्रोडक्शन है। और भी बहुत सारे अवार्ड्स हैं तो आप लोगों को जो हम लोगों को नेक्स्ट क्लासेस में बताएंगे, बट अभी के लिए हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि ये मेजर अवार्ड्स थे जो मोस्टली आपने अलग अलग एंट्रेंसेस में देखे होंगे और यू विल फेस इन अपकमिंग एंट्रेंसेस। So write down. Next topic we will deal with a very interesting and you will say humorous topic. You will if you go through the name of or the title of this topic, worker and jobs, and go and I will tell you the different workers and their activities, and they are tagged with different type of color collar worker, मतलब white collar worker, pink collar worker, they will tag with collar worker. सो इन दिस हम लोग इसमें हम लोग ये समझो कि जैसे कि कोई वर्कर हैं वो जॉब कर रहे हैं, आपने देखा होगा वो वर्कर अपनी जॉब कर रहे हैं ओके, बट उनको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन जो मिलती है, मतलब हम पहचानते हैं कि अच्छा ये इस वाइट कॉलर से है तो यानी पक्का ये इस जॉब का होगा, ये ऑरेंज कॉलर है, ब्लू कॉलर है, जो भी है उसकी कलर के अकॉर्डिंग हम उनको पहचान लेते हैं अच्छा ये है। जैसे वी विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट व्हाइट कॉलर वर्कर। व्हाइट कॉलर वर्कर के बारे में ये है, आप देखेंगे इधर लिखा हुआ है who work in offices, perform professional work, administration work. Okay, doctor, lawyer, teacher, accountant, it needs high education. The one who acquire high education and have certain type of authority or dignified job, he is termed as white collar worker. अब आपने लॉयर्स को तो देखा ही होगा, उनका कॉलर वाइट होता है ना, देखा होगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोकल कोर्ट्स जहां भी आप कभी गए हो, आजकल तो लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है सुप्रीम कोर्ट की, तो आप लोगों को देखा होगा वहां देखते हैं वो कॉलर एक होता है यहां तक, एडवोकेट का साइन में जो होता है एडवोकेट का साइन, उसमें भी वो देखा होगा ब्लैक कलर का बैकग्राउंड होता है, उसमें व्हाइट कलर का जो होता है वो बेसिकली कॉलर शो करता है, व्हाइट कॉलर। तो वही बताया था व्हाइट कॉलर जॉब एक नोबल प्रोफेशन में माना जाता है, नोबल वर्क, नोबल जॉब, और इसमें हाई एजुकेशन की जरूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ग्रे कॉलर वर्कर, दोज वर्कर हु वर्क बियॉन्ड द एज ऑफ रिटायरमेंट। ये जॉब ऐसी होती है मतलब जो रिटायरमेंट की एज आने लगती है लोगों की, जब तक काम करते हैं इसमें। जैसे अभी एक है तो उसमें भी रिटायरमेंट, लेकिन इसमें ये मानते हैं कि ये जो ग्रे कॉलर वर्कर हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं आपके घर के सामने, बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड देखे होंगे आपने, मतलब उनकी एज है अच्छे खासी हैं, बूढ़े, मतलब ये नहीं कह रहे मैं बहुत ज्यादा ओल्ड एज है, बट हाँ हैं जो रिटायर हो सकते हैं वो, तो उसमें आपने देखा सिक्योरिटी गार्ड वगैरह होते हैं। तीसरा है ब्लैक कॉलर वर्कर, वर्कर इन द माइनिंग एंड ऑयल इंडस्ट्री। माइनिंग में या ऑयल इंडस्ट्रीज में जो भी वर्कर काम करते हैं, वी गिव देम अ टर्म ब्लैक कॉलर वर्कर, दे आर टैग्ड विद ब्लैक कॉलर वर्कर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड है ग्रीन कॉलर वर्कर। इट इज वेरी सिंपल, ग्रीन related to environment, someone who save environment and try to conserve R3 सुना है ना, recycle, reuse, that one, तो वो उनके लिए जो काम करते हैं those people are termed as green collar worker. ऑरेंज कॉलर वर्कर, अभी आपने ऑरेंज कॉलर वर्कर तो बड़े अच्छे से ध्यान होगा, मूवीज वगैरह में देखा होगा, जो प्रिजन में लोग रहते हैं वो ऑरेंज कलर के ज्यादातर कपड़ों में रहते हैं, ज्यादातर हॉलीवुड मूवीज में तो बहुत ज्यादा दिखाते हैं, शाहरुख खान की मूवी डॉन उसमें भी दिखाया है कि ऑरेंज कलर के क्लोथ्स में वो लोग रहते हैं। तो वहां से एक चीज आप समझो, जब भी प्रिजन की बात आएगी, ऑरेंज कलर वर्कर की बात आएगी, तो प्रिजन के लोग यानी प्रिजनर्स को जो ऑरेंज कपड़े पहना रहे हैं, ऑरेंज क्लोथ्स हैं वो पहने, दे आर वियरिंग द ऑरेंज क्लोथ्स, सो दे आर टर्म्ड एज ऑरेंज कॉलर वर्कर। नाउ येलो कॉलर वर्कर, पीपल इन द creative field, many people who are interested in various other activities apart from studies like photography, painting, director, editors होते हैं ना, आजकल तो बहुत ज्यादा चल रहा है एआई का, कहते हैं ना एआई का मॉडर्न जमाना चल रहा है, मतलब दिस इज द एरा ऑफ एआई, many people are becoming editors, many people are becoming AI tool experts, so they have knowledge of their subject, but apart from the
एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू वो लोग इसमें काम करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं अच्छे से अच्छी। देखा होगा आजकल तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन चीज़ों की प्रमोशन के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स चला दिए हैं, जिसके थ्रू ये लोग अपने अपने मतलब जो भी फील्ड में इनकी इंटरेस्ट है, नॉलेज है, अच्छे से काम कर सकते हैं, उसी में एक से एक अच्छा लेवल का काम करते हैं, तो उन लोगों को येलो कॉलर वर्कर कहते हैं। क्रिएटिव फील्ड वर्ड याद रखना। नाउ अब मैंने जैसे बताया था, ये अभी जो मैंने पढ़ाया आपको ये थे डिफरेंट वर्कर जॉब, मतलब वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं। ऐसे ही डिफरेंट कॉलर के क्राइम्स होते हैं। अब ये तो भैया आपका प्रोफेशन हो गया, आप काम काज कर रहे हैं, आप एम्प्लॉयड पर्सन है। अब एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताऊंगा बाद में, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, सीजनल और सीजनल एम्प्लॉयमेंट होता है, एक पूरा होल ईयर का एम्प्लॉयमेंट, मनरेगा वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसमें इंशाल्लाह जो हम लोग डील करेंगे वो सब बताएंगे। अब आते हैं वही लोग सोसाइटी में रह रहे हैं, वो कुछ काम कर रहे हैं, कुछ लोग क्राइम भी कर देते हैं। भाई लॉ अगर आप लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो आप लोग ये जानेंगे क्राइम हो रहा है, क्यों हो रहा है, मेंस रिया है नहीं, एक्टस रिया ही ओनली एप्लीकेबल नहीं है, मेंस रिया होना ज़रूरी है। तो वही चीज़ है, क्राइम को हम बताते हैं थोड़ा सा कि क्राइम को किस तरह से अलग अलग डायमेंशन से समझते हैं। उसमें से एक डायमेंशन ये है कि पीपल्स के अलग अलग क्राइम करने के तरीके हैं, तो उसी में से एक ये इन लोगों को टैग करा जा रहा है डिफरेंट क्राइम्स को। क्या है? फर्स्ट वन इज व्हाइट कॉलर क्राइम्स related to finance by deceit or concealment to obtain or avoid losing money or property. White collar crimes are those crimes which are related to finance, पैसों से रिलेटेड है, किसी को डिसिट और कंसीलमेंट, धोखा दे दिया, बात छुपा ली, यू आर कंसीलिंग सम इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन from the one who has the right to know it, if you are doing it, or if you are giving deceit to your boss or the one who has the authority as an agent, you are deceiving your principal, then these crimes exist, white collar crimes। मतलब समझ लेना, पैसे से रिलेटेड कोई भी गड़बड़ी आप करेंगे, पैसों में, फाइनेंस में, बैंकिंग में, ये स्पेशली दो में मिलते हैं, बैंकिंग सेक्टर में मिलते हैं मोस्टली, बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग में बहुत ज्यादा होता है। दूसरा कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जो मनी से रिलेटेड हो, मॉनिटरी, पैसे से रिलेटेड, आपको कंस्ट्रक्शन का वर्क मिला, आपने कोई काम कुछ और करा, बताया कुछ और, पैसे छुपा लिए, मार लिए, खत्म कर दिया, इस तरह के काम। सेकंड इज ब्लू कॉलर क्राइम, फिजिकल क्राइम लाइक आर्म्ड रॉबरी, मर्डर, ऑल्सो रिलेटेड टू ड्रग अब्यूज। ब्लू कॉलर क्राइम्स आर those type of crime which are heinous in nature and in which there is actual injury to the pupils, है ना, लोगों को असल में इंजरी हो। जैसे आप आर्म्ड रॉबरी कर दो, आप इंशाल्लाह लॉ फैकल्टी में आपका एडमिशन हो तो आप आर्म्ड रॉबरी के बारे में पढ़ेंगे, आर्म्ड रॉबरी क्या होती है। रॉबरी अपने आप में एक क्राइम है, वो भी आर्म्ड, मतलब क्राइम करने जा रहे हो, रॉबरी चोरी चकारी करने जा रहे हो, उसमें भी आप क्या लेकर जा रहे हो, एक होता है क्राइम, एक होती है थेफ्ट, थेफ्ट के बाद रॉबरी हो जाती है, रॉबरी और डेकोइटी, डेकोइटी में 5 लोग आते हैं। तो खैर ये तो लॉ का पार्ट है, तुम लोग पढ़ोगे, बस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। डेकोइटी में क्योंकि ये बार क्वेश्चन आया भी था, तो 5 लोग होते हैं जो डेकोइटी के लिए नेसेसरी होते हैं। ऐसे रॉबरी गए, एक इंसान किसी के घर चोरी करने गया, लेकिन इरादा क्या है, भैया मार के आएंगे, मार के चोरी कर लेंगे, तो वो आर्म्ड रॉबरी, पहले से गन वन लेके गया, ऐसे केस में आपने मर्डर कर दिया। और ये ड्रग एब्यूज, कोई ड्रग्स वगैरह करता है, तो वो जो क्राइम होते हैं वो ब्लू कॉलर क्राइम कहलाते हैं। अब आते हैं तीसरा, ब्लैक कॉलर क्राइम। ये बहुत ही अच्छे क्राइम्स, इसलिए कहूंगा मैं कि ये दोनों ही क्राइम्स बड़े ही, मतलब क्या बोलूं मैं, एकदम अलग ही है। रिलीजियस, कोई रिलीजियस पर्सन है या जुडिशियल ऑफिसर है, तो उन दो से रिलेटेड है। अलग इसलिए कहा कि देखो ब्लैक्स, अब याद करने का तरीका है, ब्लैक कॉलर क्राइम है, काले, वो कहते हैं ना, इसलिए अच्छा मैं बोलो, वो इसमें बिल्कुल एक दोहा है ना, कहते हैं काले काम काले करतूत, वर्ड आता है एक हिंदी में, तो वो डायरेक्ट ऐसे रिलेटेड, ब्लैक कॉलर काले काम, मतलब जुडिशियल ऑफिसर का अगर कोई भी काम ऐसा होता है, उन्होंने ब्राइब लिया है, मतलब रिश्वत ली है किसी से, ब्राइबरी, तो वो हो जाएगा। और एक सेकंड रुकना, और सेकंड है रिलीजियस, रिलीजन से रिलेटेड है, यानी कोई भी रिलीजियस, जैसे चाइल्ड मोलेस्टेशन बाय प्रीस्ट,
और इज अ ब्लैक कॉलर क्राइम। कोई भी पुजारी हो, आप मान सकते हैं, एक जस्ट एन एग्जांपल, होता भी है बहुत सी बार ऐसा कि रिलीजियस मतलब रिलीजियस फिगर होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो रिलीजन के मतलब दे आर लाइक रिलीजन को वो फॉलो करवा रहे हैं, प्रीस्ट हैं, और वो कुछ ऐसा क्राइम कर देते हैं। वो ये हाँ अभी जस्ट गया, तो ये ब्लैक कॉलर क्राइम है। अच्छा, चाइल्ड मोलेस्टेशन बाय प्रीस्ट, ये हो गया। दूसरा ब्राइबरी बाय जुडिशियल ऑफिसर। आइए अब आते हैं नेक्स्ट पर, पिंक कॉलर क्राइम। ये बड़ा ही मजेदार और फनी है। क्यों? देखो इसकी वजह क्या है। पिंक, अब हम जब भी को पूछते हैं, किसी से पूछते हैं आपको कौन सा कलर पसंद है, आपको कौन सा कलर पसंद है, तो जब भी पिंक कलर आता है लोग रुक जाते हैं, अच्छा हाँ कोई गर्ल है उसको शायद पिंक ही कलर पसंद हो, तो वही उसी से रिलेटेड है। यानी क्राइम्स कमिटेड बाय वुमेन्स। बहुत से लोगों, बहुत से, मैं ये नहीं कह रहा किसी को, मैं कोई वो नहीं कर रहा कि तुम चोर हो तुम चोर, बट ये टॉपिक ही ऐसा, इसमें लोगों को स्पेसिफिक करके बताना है कौन कौन सा क्राइम कर रहा है। तो जैसे विमेन आया, पिछले वाले में जजेस को, कोई अगर जज ब्राइब ले रहा है तो ब्लैक कॉलर क्राइम कर रहा है, कोई प्रीस्ट मोलेस्टेशन कर रहा है, या कोई भी ऐसा काम कर रहा है जो क्राइम के फॉर्म में है। मतलब ये नहीं कोई भी क्राइम हो सकता है, वो अगर कर रहे हैं पुजारी या कोई भी रिलीजियस बॉडी, तो वो कहलाएगा ब्लैक कॉलर। ऐसी पिंक कॉलर में कोई विमेन कर रहे हैं, जैसे स्टीलिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम बुक स्टोर्स और ऑफिशियल्स, ऐसे आता है ग्रीन कॉलर क्राइम्स। ये तो बहुत ही आसान है, आप डिफॉरेस्टेशन करो, पेड़ को काटे जाओ, और उसके बाद क्या हो जाएगा, क्राइम हो जाएगा बस। सर ये बोलो, ये तो यहां हो गया सर ऊपर पूरा। अब नेक्स्ट टॉपिक, दो टॉपिक हो, अच्छा ठीक है, ओके, ये यहां हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू अ न्यू टॉपिक, इंटरनेशनल एजेंसीज। There are various international agencies which are working for the security purpose of the country. Like इजराइल की, जो हम स्टार्ट करें इजराइल से, इजराइल की मुसाद, इजिप्ट की क्या है मुखबिरत, जापान की नियाचो, ईरान की सावाक, इराक की अल मुखबरत। अब एक ध्यान रखना, इजिप्ट की मुखबिरत है और इराक की अल मुखबिरत, ये हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज। ओके, इंटेलिजेंस एजेंसीज। सेकेंडली यूएसए, यूएसए की क्या है सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफ एजेंसी सीआईए, और दूसरी है एफबीआई, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। पाकिस्तान की है आईएसआई, बहुत सुना होगा आपने आईएसआई के नाम के बारे में, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। सेकेंडली इंडिया, इंडिया के तो बहुत मशहूर है हमारी रॉ और आईबी, बहुत बढ़िया, रिसर्च ऑफ एनालिसिस विंग्स, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो। साउथ अफ्रीका बॉस, ब्यूरो ऑफ स्टेट एंड सिक्योरिटी। रशिया केजीबी, जीआरयू, दीज आर द आप, अच्छा मैंने कुछ पे टिक कर रखा है, वो इसलिए है कि मेनली ये एजेंसीज के बारे में वेरियस एंट्रेंसेस अलग अलग लेवल पर पूछे गए, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के, बहुत सी बार पोस्ट ग्रेजुएट में है, बहुत सी बार यूजी पीजी के प्रोग्राम में है। आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना कि कोई भी आ सकता है, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा इंडिया का ही पूछें, इंडिया का तो सबको पता है। मे बी दे विल आस्क अबाउट साउथ अफ्रीका, हम क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के ही ज्यादातर याद रखते हैं कि आईएसआई है, रॉ आईबी है, बट दे विल आस्क अबाउट साउथ अफ्रीका और वेरियस। लास्ट इज कैनेडा, डीजीएसी, और फ्रांस सीएसआईएस। नाउ वी विल मूव टू अदर टॉपिक, दैट इज ये एक टॉपिक है तो बहुत इजी सा, आप लोग कभी भी इसको सुनेंगे बड़ा आसान सा, कहेंगे सर आप ये क्या पढ़ाने बैठ गए। बहुत आसान है भाई, किसी से भी मैं आज के टाइम पे पूछूं नेशनल सिंबल के बारे में, नेशनल सिंबल एनिमल का क्या है, टाइगर। बात ये नहीं है कि नेशनल एनिमल सॉरी इंडिया का टाइगर है, बात ये नहीं है। बात ये है कि इसका अब रिसेंट ईयर्स में कुछ यूनिवर्सिटी एग्जाम में, स्पेशली एएमयू और जेएमआई में मैंने देखा है, जो इसीलिए मैं आपको टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। अभी हमें इंट्रोडक्टरी क्लास है तो डिस्कशन कर रहे हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, क्या क्या आते हैं क्या क्या नहीं, तो उसी में उसको एलैबोरेट बाद में करेंगे इंशाल्लाह। तो जैसे नेशनल एनिमल है टाइगर, ये तो सबको पता है, नेशनल बर्ड पीकॉक, नेशनल फ्लावर लोटस, नेशनल फ्रूट मैंगो, नेशनल वेजिटेबल इंडियन पंपकिन, नेशनल ट्री बनियान। ये तो आसान है, नो डाउट, आप लोगों को, आपको भी पता है और आपको भी पता है, दोनों लोगों को, इधर वाली साइड को भी इधर वाली भी। बात यह है कि इनके साइंटिफिक नेम्स पूछे जाने लगे हैं, और ये वाला जो मैंने लिखा है बीए एलएलबी प्रीवियस ईयर एएमयू में पूछा गया है, आप उठाकर देख सकते हैं। एएमयू का पेपर आया था, नेशनल फ्लावर लोटस नेलुम्बो न्यूसीफेरा। ऐसे ही हम स्टार्टिंग से बता रहे हैं, एनिमल टाइगर पैंथेरा टिग्रिस, पीकॉक पावो क्रिस्टेटस,
मतलब जो नेशनल बर्ड पीकॉक। आपको अब नई चीज, एक चीज और याद करनी है इसमें, पावक स्टेटस एक नया चीज है। अच्छा नेशनल, अब वो आपने सुना होगा हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है, नेशनल हेरिटेज के बारे में जानना, नेशन के बारे में जानना, अच्छी से नॉलेज रखना, तो आप लोगों को ये अच्छे से याद होगा, जर्नली भी फायदा देगा और एंट्रेंस पर्पज से भी देगा। अच्छा नेशनल फ्लावर बता दिया लोटस, न्यूलिम्बो नेसिफीरा, नेशनल फ्रूट मैंगो, मैग्नीफीरा इंडिका, ठीक है। नेशनल वेजिटेबल इंडियन पंपकिन, कुकुरबित्ता, नेशनल ट्री बनियान, फिस्कस, बेंगलिनिस। ये याद होना चाहिए। थोड़े से हल्के से हार्ड हैं, स्पेलिंग मुझे भी मुश्किल लगी थी जब मैंने पढ़ा था, बट मैंने यहाँ लिखे थे तो हो गया था। ऐसे आप लोग एक बार लिखोगे इंशाल्लाह हो जाएगा। ये याद करें आप इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये कई एंट्रेंसेस में मैंने देखा है आए हैं, और हमें बड़ा बुरा लगता है जब, अरे नेशनल बर्ड का नाम तो पीकॉक सबको पता है, ईच एंड एवरीवन इज लाइक हाँ मुझे भी आता है नेशनल बर्ड, मुझे भी आता। देन दे विल आस्क इन लेटर एंड ऑफ द सेंटेंस व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ नेशनल बर्ड। तो द वर्ड साइंटिफिक नेम, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम वहां क्रिएट हो जाती है, इसीलिए आप याद रखना साइंटिफिक बर्ड, नेशनल बर्ड, पीकॉक, पावक स्टेटस याद कर लिएगा आप इसे। अब नेक्स्ट वन इज एक ये भी आता है सवाल, ये एएमयू तो बहुत, जेएमआई तो रैंडमली पूछ ही लेता है, और पॉलिटी में भी आ जाता है भाई जीएस। अच्छा जीएस का फील्ड कोई कन्फाइंड नहीं है कि मैं जीएस जी के पढ़ा रहा हूँ तो बस यहीं रुक गया। जीएस जी के एक वो बोलते हैं ना, ये फ्लूइड है, चारों तरफ जाता है, हर जगह फ्लोट करता रहता है इधर से उधर, लेकिन एक कन्फाइंड एरिया है उसका, बट वो किसी भी टॉपिक से थोड़ा बहुत पार्ट ले लेता है और बता देता है। तो वही है नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम के बारे में बड़े छोटे से छोटे बच्चे फर्स्ट क्लास से पूछा आज के दिन सबको पता है कि भैया नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, नेशनल एंथम जन गण मन, ये तो सबको पता है, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, जन गण मन। इसमें ऐसी क्या खास बात है जो मैं आप लोगों को, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। खास बात ये है कि कभी आप किसी से, ये बहुत सी बार लोग बहस करने लग जाते हैं, अरे नेशनल सॉन्ग नहीं पढ़ रहे हो तुम, या नेशनल सॉन्ग ही नहीं आता तुम लोगों को ढंग से। ओके नो डाउट, बहुत बुरी बात है ये तो, लेकिन द थिंग इज डेट उसकी थोड़ी सी और नॉलेज भी होनी चाहिए। फर्स्ट किया है, पहली बात इसमें 2 पॉइंट बताऊंगा मैं तुम्हें। एक तो नेशनल सॉन्ग, एक चीज पहला पॉइंट हो गया भैया नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। सेकंड थिंग, किसने लिखा? बंकिम चंद्र छत्तेजी, बंकिम चंद्र छत्तेजी। सेकंड थिंग क्या हो गई, किसने लिखा? बंकिम चंद्र छत्तेजी। ओके। तीसरी चीज आती है, पहली बार कोई भी चीज का होता है ना फर्स्ट इनिशिएशन, फर्स्ट कोई चीज जब भी फर्स्ट अकरेंस होती है किसी चीज की, वो बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है हिस्ट्री में, स्पेशली हिस्ट्री में। तो ये कब हुआ? 1896 आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1885 में बनी थी, उसका सेशन कलकत्ता में हो रहा था। कहाँ? 1898 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन कलकत्ता में हो रहा था। वहां पर रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार इसको गाया था। आ गया लिखा बंकिम चंद्र छत्तेजी। अब यहां लोग कंफ्यूज बहुत सी बार हो जाते हैं कि ये क्या हो गया था। याद रखना 1896 के सेशन में पहली बार गाया गया था। दूसरी बात है नेशनल एंथम जन गण मन, लिखा किसने? रविंद्रनाथ टैगोर। फर्स्ट संग इन 1911 के आईएनसी के सेशन कलकत्ता में। वो भी सेशन 11 का था, बस डेट याद रखनी है। दोनों आईएनसी के सेशन थे कलकत्ता के, वो 1896, दूसरा 1911। ओके, ये 2 इंपॉर्टेंट बात थी जो जीएस से रिलेटेड थी, आप लोगों को भी पता होनी चाहिए और आपको भी। ठीक है भाई, चले आगे चले। चलो भाई, ये एक बहुत छोटा सी बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब मैंने अवार्ड्स की बात बोली थी स्टार्टिंग में, तो उसी में ये टॉपिक था। ये थोड़ा नीचे आके मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से, बट ये है कि बहुत सी बार हमें क्रिकेट की नॉलेज होती है, फुटबॉल की नॉलेज होती है, बहुत अच्छी बात है, इतने प्लेयर होते हैं, इतनी टीम्स होती हैं, नेशनल टीम ये है, इंटरनेशनल ये है। लेकिन बहुत बुरी बात ये हो जाती है हमारे साथ, मैं अपने ये भी बोलता हूँ खुद के, कि हमें अवार्ड्स याद नहीं रहते। अवार्ड ही नहीं पता। पता तो है रणजी ट्रॉफी हो रही है, बस एक पता है रणजी ट्रॉफी चल रही है, रणजी ट्रॉफी चल रही है। अब दुलीप ट्रॉफी बोलूंगा, कोई कहेगा दुलीप ट्रॉफी मतलब, दे आर लाइक दुलीप ट्रॉफी मतलब ये, दीज आर द ट्रॉफीज विच आर एसोसिएटेड, दीज आर द अवार्ड्स ट्रॉफीज विच आर एसोसिएटेड विद क्रिकेट। So you have to remember it. It will be asked in various entrances. Like first, if you go through cricket, Duleep Trophy, Ranji Trophy, Asia Cup, Sharjah Cup. These are the main. World Cup वगैरह भी होते हैं, लेकिन ये मेन जो आ रही हैं, फुटबॉल से रोवर्स कप, संतोष कप, दुरंत कप। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राजीव गांधी सुरंग कप।
ये बेसिकली फुटबॉल में इंटरनेशनल लेवल पर आता है। फिर नेहरू गोल्ड कप, निजाम गोल्ड कप, इन दोनों में गोल्ड लग रहा है, नेहरू निजाम एन से ही है तो दोनों आसानी से देंगे। राजीव गांधी वाला इसलिए स्टार लगाया मैंने, ये तो इंटरनेशनल लेवल पे, दूसरा राजीव गांधी सर्कल वन, he was the PM ऑफ इंडिया, सो इनसे रिलेटेड इसलिए भी बहुत जरूरी है कि किसी पीएम के नेम पर भी एक फुटबॉल की ट्रॉफी, एक और आगे जाके मैं बताऊंगा तुम्हें, वो इंदिरा गांधी से रिलेटेड होगी, वो नेक्स्ट पेज पे देखेंगे आप। ये रहा देखिए इंदिरा गांधी, वो हॉकी में है, इसलिए मैंने स्टार लगाया था कि गांधी गांधी वर्ड से कंफ्यूज मत होना। राजीव गांधी इज एसोसिएट, राजीव गांधी कप, जो राजीव गांधी सोरेन कप है इंटरनेशनल, वो फुटबॉल से है, राजीव गांधी। अच्छा याद कैसे रहेगा, थोड़ा सा उसका भी बताऊंगा मैं तुम्हें। और इंदिरा गांधी सोरेन कप ये हॉकी से है। अच्छा इसमें आगा खान कप, आजलान शाह कप, ये दोनों ये भी बहुत पूछता है, आगा खान कप इज एसोसिएटेड विद, और ये जेएमआई का सवाल है लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, ये विमेन, अब ये खुद लेडी लगा हुआ है इसके आगे, रतन टाटा ट्रॉफी है तो उसमें लेडी वर्ड अपने आप में एसोसिएटेड बता रहा है कि ये वर्ड मतलब वो उनके नाम पर है, रतन टाटा सर के, बट ये लेडी जो लगा रहे हैं वो विमेन को दर्शा रहे हैं, तो विमेन से रिलेटेड यानी विमेन को मिलती है स्पेसिफिक। अब आते हैं लॉन टेनिस, लॉन टेनिस में दो, डेविस कप, बैडमिंटन कप। डेविस कप जो है इंटरनेशनल है, ये इंग्लैंड में स्पेसिफिक बैडमिंटन कप इंग्लैंड से है रिलेटेड, ठीक है भाई। अब आते हैं बैडमिंटन, मैंने पिछला वाला क्या बोला, हाँ लॉन टेनिस था, अभी आते हैं बैडमिंटन। बैडमिंटन में थॉमस कप, यूबर कप, थॉमस कप में है मैन इंटरनेशनल और यूबर में है विमेन इंटरनेशनल, बस इतना ही है, बहुत आसान इसलिए है कि दोनों जो है इंटरनेशनल है। बहुत मुश्किल इसलिए आपको क्वेश्चन इस तरह से घुमा सकते हैं, हाइयर अगर लेवल का एग्जाम दे रहे हैं आप, थॉमस कप और यूबर कप, थॉमस कप इज रिलेटेड टू मैन इंटरनेशनल वाइल द यूबर कप इज रिलेटेड टू विमेन इंटरनेशनल इन बैडमिंटन। ओके नाउ वी विल डील विद, अच्छा ये तो बड़ा बड़ा ही मज़ेदार बात है, आप लोगों ने सुना होगा, चलो ये मैंने बता दिया, आप कहेंगे सर आपने ही बता दिया कि कब हो रहे हैं। कभी कभी एक बड़ा मज़ेदार सवाल मैं अपने स्टूडेंट से हमेशा पूछता हूँ, तुम ये बताओ, चलो तुम लोग भी बताओ कि हम डायमंड पे कौन सा खेल खेलते हैं। मतलब डायमंड होता है, मैं पूरा वो नहीं बताऊंगा, इंटरप्रिटेशन आपके ऊपर है, डायमंड मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग, तो उसमें कौन सा खेल खेलते हैं, विच ऑफ द गेम इज प्लेड ऑन डायमंड। अब आप लोग सोचेंगे ये क्या पूछ लिया, तो मैं बताता हूं, देखो डायमंड बेसिकली एक टाइप का क्या होता है, फील्ड होता है, ट्रैक होता है, एक टाइप का रिंग होता है, वर्ड बता रहा हूं, मतलब एक जगह जहां पर क्या खेला जाता है, बेसबॉल खेला जाता है, जहां पर बेसबॉल खेला जाता है, एक जगह जहां बेसबॉल खेला जाता है उसे डायमंड कहते हैं। क्यों, उसकी शेप जो होती है उसकी ग्राउंड की, वो कुछ इस तरह की होती है, हल्का सा मतलब थोड़ा सा और इस तरह के, यहाँ फोर रन जो बोलते हैं कि यहाँ से मारता है शॉट, यहाँ 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 ऐसे करके भागता है, वो उसे यहाँ से मारा है सपोज कीजिए तो यहीं से वापस आना पड़ता है, जिस तरह थोड़ा इसी टाइप का होता है। मुझे एग्जैक्ट तो उसका वो मुझे भी नहीं पता डायमेंशंस कि उसकी पिच की क्या डायमेंशंस होते हैं, बट द थिंग इज दैट कि कहाँ खेला जाता है डायमंड पे, जब भी रिलेटेड आएगा तो वो तो वही है, कुछ एथलेटिक्स एथलीट्स और ट्रैक्स, जैसे बैडमिंटन, लॉन टेनिस और हैंडबॉल, ये तीनों कोर्ट में खेले जाते हैं, यानी बैडमिंटन इज प्लेड इन कोर्ट, फुटबॉल हॉकी फील्ड में खेलते हैं, क्रिकेट भी फील्ड में खेलते हैं, समझना क्रिकेट का भी फील्ड होता है, स्टेडियम, क्रिकेट का भी फील्ड और स्टेडियम होता है, बट जो क्रिकेट का भी फील्ड और स्टेडियम होता है, बट क्रिकेट में स्पेसिफिक वर्ड पिच आ जाता है। तो अगर क्वेश्चन में मैंने अपने लास्ट टाइम भी यही बताया था, अगर ये क्वेश्चन हो इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेड ऑन पिच तो क्रिकेट हो जाएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम प्लेड ऑन फील्ड, फील्ड आ गया तो अभी क्रिकेट हो सकता है, देख लेना, फुटबॉल हॉकी हो तो ये ज्यादा स्पेसिफिक रहेंगे। ठीक है अगला देखिए, ये रुक गए, एक सेकंड रुकिए, टेक्निकल मिस्टेक, एक सेकंड रुकना तुम लोग, अभी ये जरा शायद रुक गया है, 2 मिनट के लिए जरा इसकी टेक्निकल मिस्टेक हम सही कर रहे हैं, पता नहीं कब हो गया, ये शायद यही दब गया है शेयर वाला, नहीं शेयर वाला ही दब गया है, वो अब पूरा होगा कंप्लीट जब होगा, रहने दीजिए, 2 मिनट हो पाया होता है नहीं, पता नहीं कब दब गया, मुझे तो पता ही नहीं लगा, पूरी स्लाइड, तो इतनी देर में तो खोलेंगे बंद करेंगे इतने में तो स्टार्ट हो जाएगा, या कर लीजिए अगर हो जाए तो।
सही चल रही है वैसे उस पर? ओपन तो हो, यही था 65 यही था। ये कितने टाइम लेगा? फिर होगा डिस्कनेक्ट। अभी लोड हो रहा है, कुछ लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे? वही अपने वाले ये नहीं दिखता है, वो बता रहे थे देख जाता है ये भी। बोल वहाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। स्टार्ट हो ये भी। थोड़ा सा टेक्निकल मिस्टेक है इसलिए अभी स्टार्ट हो रहा है दोबारा। जब तक के लिए मैं बस ये कहूँगा कि जो भी टॉपिक मैंने अभी इंट्रोडक्टरी क्लास में पढ़ाए, अवार्ड से रिलेटेड, क्राइम से रिलेटेड, वर्कर से रिलेटेड, इंटरनेशनल नेशनल एजेंसीज़ बताई, ये सारे टॉपिक कॉमन टॉपिक हैं। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली ये टॉपिक्स कोई आपके एग्ज़ाम में स्पेसिफिक में ही आते हों, किसी में कि मानिए सिर्फ लॉ में आ रहे हैं, सिर्फ बीए में आ रहे हैं, नहीं, ये जनरल टॉपिक्स हैं। और जीएस जीके जो होती है वो जनरल होती है सारी क्लासेस के लिए। हो सकता है किसी में हायर लेवल पर थोड़े हाई लेवल का क्वेश्चन आ जाए, लोअर लेवल पर लो आते सब सेम हैं, रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। तो अगर कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, मानिए अवार्ड से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, ग्रैमी अवार्ड पढ़ रहे हैं, तो आप ग्रैमी अवार्ड के बारे में जब आप पढ़ रहे हैं तो कहाँ मिल रहा है, किसके नाम पर मिल रहा है, किस फील्ड में मिल रहा है, तीन क्वेश्चन बनेंगे। कोई भी एग्जामिनर होगा कोई एक तो पूछेगा, तो आपको अगर तीन पता होंगे, तीन बातें भी पता होंगी, एक स्पेसिफिक टॉपिक्स है, तो कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम टाइम पर। दूसरी चीज़ ये है, कोई भी अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, मतलब जैसे हम इंट्रोडक्टरी क्लास में सारे टॉपिक बता रहे हैं, आपको स्पेसिफिकली बता रहे हैं, अभी इसको और ज़्यादा एलैबोरेट कर देंगे बाद में। तो इन चीज़ों को जो हम लोग बता रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि ये टॉपिक्स आ रहे हैं, कॉमन हैं, तो आप इनको, ऐसा नहीं है कि चलो गो थ्रू कर लेते, नहीं, इनको पढ़ो, अच्छे से समझो, उसके बाद फिर याद भी करो। याद करना बहुत ज़रूरी रहता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, मैं ये नहीं कहता कोई लोअर लेवल और हायर लेवल कोई नहीं होता, हर एग्ज़ाम डिमांड करता है आपकी नॉलेज को। तो नॉलेज जो पूरी प्रॉपर जब भी आ पाएगी। अच्छा चलो ये स्टार्ट हो गया, अब इसमें हम चलते हैं उसी स्लाइड पर। कहाँ थे हम लास्ट टाइम? क्राइम्स हो गए, एजेंसीज हो गई। हाँ, हम यहाँ थे। हम थे बेसिकली कि किस फील्ड पर या किस ट्रैक पर कौन सा स्पोर्ट खेला जाता है, कौन से स्पोर्ट, विच स्पोर्ट इज प्लेड ऑन विच ट्रैक। तो मैंने बताया था बैडमिंटन, लॉन टेनिस, हैंडबॉल कोर्ट में है, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट सब फील्ड में है। क्रिकेट तो स्पेसिफिक अगर कभी पूछने लगे आप लोगों से, तो आप पिच अगर आता है वहाँ तो कंफ्यूज मत होना कि पिच मतलब सीधा सा क्रिकेट की बात है, ठीक है भाई, किच क्रिकेट। अभी मैंने बॉक्सिंग, स्केटिंग, आइस हॉकी की बात नहीं करी, अब पहले उसके बाद समझो। उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जब भी रिंग की बात आती है तो हम समझते हैं सारे ही मैचेस, सारे ही चीज़ें, बॉक्सिंग हो रही है, ये हो रही है, बॉक्सिंग हो रही है, कोई भी चीज़ हो रही है वो रिंग में हो रही है। यस, सही है, सिर्फ बॉक्स, ये सारी चीज़ें रिंग में हो रही हैं, बट स्पेसिफिक आपको तीन में बहुत ध्यान देना है कि इन तीन में जो बॉक्सिंग स्केटिंग का हमें याद रहता, आइस हॉकी का हमें याद नहीं रहता, रिंग। तो याद रखना, आइस हॉकी, स्केटिंग और बॉक्सिंग आर प्लेड ऑन रिंग। बेसबॉल मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया, डायमंड वर्ड बेसबॉल को बता रहा हूँ। रेसलिंग, वही, हाँ याद आ गया मुझे, मैं ये बताना चाह रहा था, जैसे बॉक्सिंग, स्केटिंग, आइस हॉकी में जो बताना चाह रहा वो रेसलिंग के बारे में बता। याद रखना, हम जब भी अगर रेसलिंग को भी रिंग कह देते, नो डाउट रेसलिंग भी रिंग में खेली जाती है, सही है, बट रिंग अरीना उसका फुल वर्ड है, तो वहां होती है रेसलिंग का दिन। अरीना में WWE की रिंग अरीना में लड़ाई होती है, WWE। तो वो चीजें जब अरीना वर्ड में बोलते हैं ना वो लोग,
कमेंटेटर्स तो वो यही बोलना चाहते हैं कि ये रेसलिंग जो हो रही है अरीना में, रिंग अरीना में, गोल्फ कोर्स में खेलते हैं। ये तो सभी को याद रहा होगा, गोल्फ कोर्स में। अच्छा, तुम लोगों को एक मैं वो दे रहा हूँ क्वेश्चन, अपने आप से फाइंड आउट करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मेडाइवल हिस्ट्री में आता है, अर्ली मेडाइवल हिस्ट्री दिल्ली सल्तनत में। चलो इतना बता दिए, इससे ज्यादा। विच ऑफ द रूलर डाइड व्हाइल प्लेइंग चुगान? अब आप सोचोगे चुगान क्या हो गया? चुगान इज ऑल्सो नोन एज गोल्फ, सॉरी पोलो, सॉरी पोलो, वो मैंने गलत बोल दिया, पोलो। तो ये एक जीके का क्वेश्चन था, गोल्फ से याद आया था मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब तुम्हें याद पता करना है कि कौन से ऐसे रूलर हैं इंडियन मिडाइवल हिस्ट्री में जो चुगान मीन्स पोलो खेलते हुए मर गए। अब पूरा इंसिडेंट तुम लोगों को मैं मिडाइवल क्लास में बताऊंगा अच्छे से, हुआ क्या था बेसिकली। तो वो गोल्फ वाली बात पर याद आया तो देखना, क्योंकि ये मैंने 2 बार पूछा है, जेएमआई ने भी पूछा, और भी यूनिवर्सिटीज़ में देखा है मैंने। ये क्वेश्चन देखना तुम लोग, ठीक है भाई, ये हो गया। अच्छा, इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये जो है थोड़ा सा बहुत गौर करनी। अर्जुन अवार्ड सुना होगा, द्रोणाचार्य अवार्ड। अर्जुन जो थे, अर्जुन के बेसिकली जब आपने कौरव्स और पांडव्स के बारे में पढ़ा होगा, महाभारत के बारे में पढ़ा होगा, पढ़ोगे इंशाल्लाह, मैं पढ़ाऊंगा तुम लोगों को उसके बारे में अच्छे से जब एंशिएंट हिस्ट्री को हम डील करेंगे। तो उसमें अर्जुन थे, बहुत अच्छे तीर कमान चलाते थे, बहुत अच्छा निशाना था उनका, एरोबो थे यूज, बहुत ही बढ़िया जो एरोबो के वो थे, वो एक फाइटर, उनका निशाना बहुत अच्छा था, स्पेसिफिक था। उनके टीचर थे द्रोणाचार्य। तो एक स्टूडेंट कैसा होना चाहिए अर्जुन जैसा, यानी एक प्लेयर कैसा होना चाहिए अर्जुन जैसा, वो बताया। तो उनके नाम पर स्पोर्ट अवार्ड अर्जुन अवार्ड है। और एक टीचर कोच कैसा होना चाहिए, वो द्रोणाचार्य जैसा। ठीक है भाई, ये है। अब ये तो एक और नया टॉपिक है, डांसेस इन फेस्टिवल्स ऑफ डिफरेंट स्टेट। ये तो आप लोगों को पता भी होगा, और मैं थोड़ा सा इसलिए डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ कि इंट्रोडक्टरी क्लास है। भारतनाट्यम, साउथ इंडिया कथकली, केरल कथक, यूपी एंड राजस्थान कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश मणिपुरी, मणिपुर, उड़ीसी उड़ीसा। ये दो तो आसान है, मणिपुरी मणिपुर, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ये थोड़ा देख लेना। कथकली केरला से रिलेटेड। नेक्स्ट इज नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज के बारे में कई बार क्वेश्चन आता है। ये नेशनल पार्क और ये नेशनल सेंचुरी किस स्टेट से रिलेटेड है? तो मैंने इसमें क्या करा है स्लाइड में, आप लोगों की आसानी के लिए, वो रैंडमली होते हैं हर जगह लिखे हुए, आप बुक पढ़ोगे बहुत सारी, तो उनमें रैंडमली बहुत सारे दिए हुए हैं कि मतलब जैसे एक पार्क दे, सामने स्टेट, पार्क दे, स्टेट, यानी अलग अलग पार्क आते जा रहे हैं, नेशनल सेंचुरी उसकी स्टेट आ रही है। मैंने क्या करा है, 2 3 3 इंपॉर्टेंट पार्क और सेंचुरीज एक ही स्टेट के अंडर लिखनी है। जैसे हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, या ऐसी बताया मैंने, याद रखना है ऐसी, सब जो जितने भी स्टेट है सबकी कैपिटल पता होनी चाहिए। तो जैसे उत्तर प्रदेश है, उसमें चंद्रप्रभा सेंचुरी और दूधवा नेशनल पार्क। दूधवा नेशनल पार्क इज वन ऑफ द फेमस पार्क इन उत्तर प्रदेश। ये 2 के ऊपर क्वेश्चन आता है, स्टार भी लगा, ये क्वेश्चन कई बार आया। उत्तराखंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स। तो इसमें जो स्टार मैंने लगाया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है भाई, नेक्स्ट स्लाइड पर आइए। असम का, जैसे पिछले वाले में 2 इंपॉर्टेंट हो गए, एक तो दूधवा नेशनल पार्क हमेशा आता है, सबको पता होता है उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है उत्तराखंड में। ऐसे ही असम में जब आप आएंगे तो काजीरंगा नेशनल पार्क। अच्छा, काजीरंगा नेशनल पार्क इतना फेमस क्यों है, मैंने लिखा भी, फेमस फॉर 1 हॉर्न डायनासोर, यानी राइनोसोरस जो होता है उसके ऊपर एक हॉर्न, उसकी नाक के ऊपर एक हॉर्न होता है सूंड में, यानी एक सींग होता है, एक सींग वाला गेंडा जिसे बोलते हैं, एक सींग वाला गेंडा बहुत मशहूर है काजीरंगा नेशनल पार्क का। सोनीपुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मानस, औरंग नेशनल पार्क, दीज आर द फेमस। मानस इज वन ऑफ द फेमस नेशनल पार्क इन असम। अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश नंदापा नेशनल पार्क, बिहार गौतम बुद्धा सेंचुरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, गौतम बुद्धा से रिलेटेड है, वहीं उनका एक लाइफ का स्पैम गुजरा है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजियस पर्सनैलिटी, रिलीजियस फिगर हैं। एक न्यू रिलीजन बुद्धिज्म स्टार्ट हुआ उनसे, गौतम बुद्धा। उसको भी मैं आप लोगों को, उस टॉपिक को भी मैं आप लोगों को उसमें एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, गौतम बुद्धा की पूरी लाइफ के बारे में, किस तरह उन्हें एनलाइटमेंट मिला, किस तरह बोध गया, और उनकी लाइफ किस तरह गुजरी, किस तरह एक प्रिंस थे वो, एक राजा के बेटे थे, और कैसे एक बोधी बन गए, बिल्कुल कुछ नहीं, सब कुछ त्याग दिया, आज सादा जिंदगी में आ गए। उन्हें जिंदगी का सच कैसे पता लगा, एक 3 वाक़ात हुए थे, 3 इंसिडेंट हुए थे उनकी लाइफ में जब वो घर से निकले थे, वो सब बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो वहीं याद रखना। अब जैसे बिहार है, मैंने एक स्टोरी बताई गौतम बुद्ध, इस तरह से स्टोरी याद रखा करो। बिहार में है, छत्तीसगढ़ में अचाना करम सेंचुरी,
कर्नाटका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने लिखा भी है AMGMI दोनों आ चुके हैं। नागरहोल लास्ट ईयर आया था, यानी 2022-23 के पेपर में आया था, जिस टाइम मैं था तो जब ये पूछा था हमने लगाया था नागरहोल कर्नाटका में। बंदीपुर पिछली बार आया नेशनल पार्क। ये बाद में जितने भी है बनेरघाट, दंदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भद्रा सेंचुरी, ये बात के हैं, मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में याद रखने हैं और ये भी हैं तीनों। लेकिन अब हो सकता है आप किसी और यूनिवर्सिटी का, किसी और स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी का, नेशनल लेवल के, सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी का, या किसी स्पेसिफिकली कोर्स का आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। मैंने इसमें ये हमारा कोर्स स्पेसिफिकली JMI AMU के लिए है, तो इसलिए ध्यान रखना। अब आते हैं गुजरात, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गिर फॉरेस्ट, ग्रेट रन ऑफ कच्छ, मरीन नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है गुजरात का, गिर फॉरेस्ट बहुत ही, ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है उड़ीसा। अच्छा, उड़ीसा के अंदर जो है शिमलीपाल सेंचुरी एक है। अच्छा, यहाँ पर आइए मध्य प्रदेश के अंदर आपको पता होगा मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट हैं, तो वहाँ की वाइल्ड लाइफ और पार्क्स बहुत मशहूर हैं, जिसमें से एक है गांधी सागर सेंचुरी, पश्चिमार सेंचुरी, बंधवगढ़ नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन से टिक करा है मैंने। अब राजस्थान बहुत सी बार ऐसा होता है राजस्थान के बारे में हम सोचते हैं एक डिजर्ट है एक स्टेट में और कुछ नहीं, वहाँ एक सेंचुरी है घाना बर्ड सेंचुरी। राजस्थान कहाँ, वहाँ बर्ड सेंचुरी है, सोचो बहुत मशहूर है। तो राजस्थान की घाना बर्ड सेंचुरी। तो इस वाली स्लाइड से इंपॉर्टेंट क्या पता लगा, गुजरात के वाइल्ड लाइफ जंगली गधे, गिर फॉरेस्ट, ग्रेट रन ऑफ कच्छ बहुत इंपॉर्टेंट है, और मरीन नेशनल पार्क ये एक अलग है, एक मतलब मरीन नेशनल पार्क में स्पेशली बनाया गया है मरीन्स के लिए, सी बॉडी एनिमल्स के लिए, सी एनिमल्स के लिए, तो वो वहाँ मिलेंगे आपको देखने को मरीन नेशनल पार्क में। उड़ीसा में शिमलीपाल, और जब आप आएंगे इधर राजस्थान में घाना बर्ड सेंचुरी। स्टार मैंने इसलिए लगा दिया कि आपको और ज़्यादा मतलब आप लोगों ने कभी देखी होंगी एंट्रेंस में दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, तो आपको ये हो जाएगा हाँ ये आती हैं रियलिटी। ज़रूरी नहीं खाली AMU-JMI, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, चलो हम लोग यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे ज़रूर, और इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे GS के, और इसको और ज़्यादा एलेबरेट करेंगे। ओके, ज्वाइन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और सभी एग्जाम्स के लिए है ये। ओके, थैंक यू।